अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो आई प्रॉमिस तुम इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के मास्टर बन जाओगे। और अगर तुम्हारा एग्जाम कल भी है तो भी ये 15 मिनट तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होंगे। सोचो रात के 2 बजे हैं, पूरा सिलेबस सामने पड़ा है और ये चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तुम्हारी नींद उड़ा रहा है। सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम कंफ्यूजिंग और एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख के लगता है ये क्या पूछ लिया। बट हियर्स द थिंग, एग्जाम के प्रेशर में सब टफ लगता है, लेकिन आज हम इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी की तरह देखेंगे, इजी और मेमोरेबल। तो चलो शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए पहले ये समझो कि ये चैप्टर एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों करता है। मतलब यूरोप में नेशनलिज्म की ये राइज की कहानी शुरू क्यों हुई। देखो, हम जो भी पढ़ते हैं ना उसका कोई रीजन होता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स जहां लोग सिर्फ अपनी फैमिली, अपने विलेज तक सोचते थे, वो एक दिन नेशन के लिए सोचने लगे। कैसे एक कॉमन आइडेंटिटी, एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन हिस्ट्री की फीलिंग ने लोगों को यूनाइट किया। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि आज जो कंट्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो बनी कैसे। ये समझने के लिए है कि कैसे एक टाइम पे किंग्स और एम्पायर्स थे और कैसे लोगों ने अपनी आवाज उठाई। और हाँ, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं तो एंड तक देखो, यू विल बी सॉर्टेड। तो सबसे पहले लेट्स रिवाइंड टू 1789। इमेजिन फ्रांस। एक टाइम था जब वहां सिर्फ एक किंग का हुक्म चलता था, एब्सोल्यूट मोनार्की। कोई पूछता नहीं था, कोई सवाल नहीं करता था। लेकिन फिर आया द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं थी, ये पूरी यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल था। इस रेवोल्यूशन ने कुछ रेडिकल चेंजेस लाए। पहले तो पावर किंग से कॉमन लोगों की तरफ शिफ्ट हुई, फिर ला पात्री, द फादरलैंड और ले सिटवायन, द सिटीजन जैसे कॉन्सेप्ट्स आए। मतलब अब लोग सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, सिटीजन थे, देश के हिस्से थे। फ्रांस का पुराना फ्लैग बदला, एक नया ट्राई कलर फ्लैग आया, एक नेशनल एंथम बना और एक नेशनल असेंबली सेटअप हुई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी गई ताकि ट्रेड इजी हो। ये सब क्यों हुआ? ताकि एक नेशन की फीलिंग डेवलप हो सके। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ अ लार्जर होल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ लिबर्टी के लिए, लेकिन 1799 तक एक नया बंदा आया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने फ्रांस में एक तरह से डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया, लेकिन फिर खुद को एम्परर बना लिया 1804 में, और उसने एक सिविल कोड लाया जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ये कोड बहुत इंपैक्टफुल था। इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया, प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया। लोगों को लगा कि नेपोलियन तो रिफॉर्म्स ला रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि नेपोलियन का गोल तो कॉन्कर करना था, यूरोप को डोमिनेट करना था। पॉलिटिकल फ्रीडम कम हो गई, टैक्सेस बढ़ गए और आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूटमेंट्स होने लगी। सो जो रेवोल्यूशन फ्रीडम के लिए शुरू हुआ था वो एक नए तरह के डोमिनेशन में बदल गया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है असली राइज ऑफ नेशनलिज्म की कहानी। मिड 18th सेंचुरी में यूरोप कैसा था? सोचो, कोई इंडिया नहीं था, कोई जर्मनी नहीं था, कोई इटली नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े एम्पायर्स थे जहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले, अलग कल्चर वाले लोग रहते थे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। तो ये नेशन स्टेट का आइडिया आया कैसे? इसका क्रेडिट जाता है 2 ग्रुप्स को। पहले थे अरिस्टोक्रेट्स। ये लोग बहुत वेल्दी होते थे, लैंड के मालिक, सोशल और पॉलिटिकल पावर थी इनके पास। ये एक दूसरे से फ्रेंच में बात करते थे क्योंकि फ्रेंच को हाई स्टेटस लैंग्वेज माना जाता था। और दूसरे थे पेजेंट्स, जो मेजॉरिटी में थे लेकिन पुअर थे, उनके पास लैंड नहीं थी। लेकिन 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक नया क्लास जनरेट किया, द मिडिल क्लास। ये लोग एजुकेटेड थे, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, प्रोफेशनल्स। ये लोग लिबरल आइडियाज को सपोर्ट करते थे। तो ये लिबरल नेशनलिज्म क्या था? सिंपल वर्ड्स में ये फ्रीडम की डिमांड थी। मिडिल क्लास चाहती थी कि ऑटोक्रेसी खत्म हो, प्रिविलेजेस खत्म हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को मिल रहे थे और ट्रेडर्स को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस और करेंसीज का सामना करना पड़ता था। इमेजिन तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान ले जा रहे हो और हर जगह अलग टैक्स भरना पड़ रहा है और 30 अलग अलग करेंसीज हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1834 में प्रशिया ने एक ज़ोल्वेराइन यानी कस्टम यूनियन बनाया। इससे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम हुए, करेंसीज रिड्यूस हुई और रेलवे नेटवर्क ने ट्रेड को और इजी बना दिया। सो ये एक छोटा स्टेप था टुवर्ड्स यूनिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब आते हैं 1815 के बाद। नेपोलियन हार गया था बैटल ऑफ वाटरलू में और यूरोप में वापस कौन आया? कंजर्वेटिव्स। ये वो लोग थे जो पुराने सिस्टम्स को रिस्टोर करना चाहते थे। मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की सब वापस लाना चाहते थे। 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज की। इसका एम था यूरोप को नेपोलियन से पहले जैसा बनाना। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया और फ्रांस की बॉर्डर्स पे स्टेट्स बना दिए गए ताकि वो एक्सपैंड ना कर सके। प्रशिया को इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिले। लेकिन एक चीज जो कंजर्वेटिव्स नहीं हटा पाए वो था नेपोलियन का 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन। और यही कन्फेडरेशन आगे जाकर जर्मनी के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
लेकिन कंजर्वेटिव्स को पता था कि लोग चुप नहीं बैठेंगे, तो लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, जैसे इटली में जोसेपे मजीनी ने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया। मेटरनिच मजीनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहता था। ये लोग चुपके चुपके काम कर रहे थे, मोनार्की को चैलेंज करने के लिए, फ्रीडम के लिए। और फिर आता है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 1830-1848 फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें बर्बन डायनेस्टी को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। बेल्जियम भी नेदरलैंड से अलग हो गया और ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से अपनी इंडिपेंडेंस जीती। जैसे मेटरनिच कहता था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। बिल्कुल सही था। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग। नेशनलिज्म सिर्फ वॉर्स और टेरिटरीज के बारे में नहीं था, ये कल्चर, आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक के थ्रू भी डेवलप हुआ। रोमांटिक आर्टिस्ट ने देशभक्ति की भावना जगाई। जॉन गॉटफ्रीड हर्डर जैसे जर्मन फिलोसोफर्स ने कहा कि ट्रू स्पिरिट ऑफ अ नेशन लाइज इन इट्स फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस। और लैंग्वेज ने तो बड़ा रोल प्ले किया। जैसे पोलैंड में जब रशियन रूल ने पोलिश लैंग्वेज को सप्रेस करके रशियन इंपोज करने की कोशिश की, तो पोलिश लोगों ने अपनी लैंग्वेज को अपनी नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बना लिया और उसके लिए फाइट किया। 1830s और 1840s में यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप भी थी। पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेजेस, सब मिलाकर लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। 1848 में फ्रांस में फिर से रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें किंग लुई फिलिप को भागना पड़ा और फ्रांस फिर से रिपब्लिक बन गया। इसी टाइम जर्मनी में लिबरल्स ने एक नेशनल असेंबली बनाने की कोशिश की, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने पेजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स की डिमांड्स को इग्नोर कर दिया। और जब उन्होंने प्रशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर किया, तो उसने मना कर दिया। सो ये लिबरल मूवमेंट फेल हो गई, लेकिन इसने मोनार्क्स को डरा दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब वो लोगों को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। हैब्सबर्ग डोमिनियंस और रशिया में सर्फडम अबॉलिश हुआ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रशिया की लीडरशिप में हुआ। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 3 वॉर्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के खिलाफ जीतकर जर्मनी को यूनाइट किया। 1871 में काइजर विलियम I को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर किया गया। बिस्मार्क का मंत्र था ब्लड एंड आयरन, मतलब फोर्स और डिप्लोमेसी का यूज करके यूनिफिकेशन। इटली का यूनिफिकेशन भी इंटरेस्टिंग था। पहले 7 स्टेट्स थे। सार्डिनिया, पीडमार्ट ने काउंट कवोर की डिप्लोमेसी और जुसेपे गारिबाल्डी के वॉलंटियर्स की हेल्प से इटली को यूनाइट किया। 1861 में विक्टर इमैनुअल II इटली के किंग बने। और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कोई रेवोल्यूशन या वॉर से नहीं हुआ, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड 1807 में एक्ट ऑफ यूनियन से और फिर आयरलैंड 1801 में अब्सॉर्ब करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया। इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनल एंथम और फ्लैग ने नेशनल आइडेंटिटी को कंसोलिडेट किया। विजुअलाइजिंग द नेशन, आर्टिस्ट ने नेशंस को पर्सोनिफाई करना शुरू किया। फ्रांस के लिए मरियाना और जर्मनी के लिए जर्मीनिया जैसी फीमेल फिगर्स बनाई गई। ये फिगर्स नेशनलिज्म की एलेगरी थी, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। जैसे भारत माता है ना, वैसे ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। 19th सेंचुरी के एंड तक नेशनलिज्म अग्रेसिव हो गया। कंट्रीज दूसरे छोटे कंट्रीज को कॉन्कर करने लगी, जिसे इंपीरियलिज्म कहते हैं। बाल्कन्स रीजन में ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो गया और अलग अलग स्लाविक नेशनलिटीज ने अपनी इंडिपेंडेंस मांगी। लेकिन यहाँ कंपटीशन बढ़ गया। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड सब बाल्कन्स पर कंट्रोल चाहते थे। इस राइवलरी ने आखिरकार वर्ल्ड वॉर 1 को फ्यूल किया। नेशनलिज्म अच्छा है, लेकिन जब वो अग्रेशन और इंपीरियलिज्म में बदल जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। इससे हमें बहुत डिजास्टर देखने को मिला। क्विक रिवीजन राउंड। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी लाए। नेपोलियन ने रिफॉर्म्स किए, लेकिन डोमिनेशन भी। मिडिल क्लास ने लिबरल नेशनलिज्म को प्रमोट किया। कंजर्वेटिव्स ने पुराने सिस्टम को रिस्टोर करने की कोशिश की। रोमांटिसिज्म ने कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाया। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन वॉर्स और डिप्लोमेसी से हुआ। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन ग्रेजुअल था। आर्टिस्ट ने नेशंस को पर्सोनिफाई किया और एंड में नेशनलिज्म अग्रेसिव होकर इंपीरियलिज्म में बदल गया, जिसने वर्ल्ड वॉर्स को इन्वाइट किया। देखा, जो चैप्टर तुम्हें 1 घंटे पहले माउंटेन लगता था, वो अब इतना क्लियर है। ये सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं, ये एक जर्नी है कि कैसे लोग एक आइडेंटिटी के लिए यूनाइट हुए। नेक्स्ट टाइम जब ये चैप्टर एग्जाम में आए, तुम कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे, तुम एक्चुअली समझ